जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जुनेद, रजीउल्लाह, आयत सिद्दीकी, अहमद, अहमद रजा, अरूसा फारूक, जैन, जीशान। आवाज आ रही है सबको लाउड एंड क्लियर? यस मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक ठाक जनाब, आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल है? बस मैम दुआएं आपकी। चलेंगे तो 5-6 मिनट मैंने इंतजार किया है कि थोड़ी अटेंडेंस जो है वो हो जाए ज्यादा, लेकिन चले, इतने ही शायद लोगों ने आज ज्वाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो अपना शुरू करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट क्लास ऑफ स्प्रिंग 2022 सेशन। ठीक है, और सी मैक का हमारा ये सेशन है, और आप लोगों को पता है जिस तरह नई स्कीम भी हमारी आ चुकी है, तो अब उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए, कि क्या चेंजेस आए सिलेबस में, वो भी हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली पहली क्लास में एकदम से पढ़ाई की बातें करना मजा नहीं आता कुछ, है ना। थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं कुछ। मैं आपके बारे में कुछ पूछूंगी बातें, मैं अपने बारे में भी आप लोगों को भी थोड़ा बताती हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा सिलेबस अपने सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इनको लेकर चलते हैं, और क्या मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं ऑनलाइन क्लासेस में, किस तरीके से उनको हम इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जरा मैं अपने बारे में आप लोगों को बताती चलूँ। माय नेम इज अमार अहमद and I'm a qualified chartered accountant, ACA हूँ, associate chartered accountant. I qualified back in 2016, या 2015 सॉरी। ठीक है जी। और तब से दिसंबर 2015 से लेके अब तक जो है वो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद बैक, और मैं टीचिंग कर रही हूँ। पहले मैं रेगुलर क्लासेस भी लेती थी, जो है वो वही पहले मैं इंट्रो एंड FAR 1 से मैंने स्टार्ट किया था, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो आपका कैफ 1 होता था पुराने वक्तों में। 6 महीने पहले की बात है, जो 6 महीने पहले तक की बात है। तो कैफ 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, और FAR 1 जो कि कैफ 5 होता था उस टाइम पे, तो वो मैं पढ़ाती थी। ऑनलाइन क्लासेस भी मैंने शुरू से लेना शुरू की है दिसंबर 2015 से, और रेगुलर क्लासेस भी मैं लेती थी। तो काफी ज्यादा मैं उस टाइम पे ऑक्यूपाइड होती थी, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस ही होती थी। फिर उसके बाद around 3 years ago when I got married, तो I had to move from Lahore। तो एफर्ट नहीं कि आप हमें जनाब छोड़े नहीं, और आप ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करें, आप जहाँ भी हैं वहां से आप क्लासेस लें। तो ऑन बैक ने जो है ना मेरा बैक ने साथ छोड़ा, और ना मैंने बैक का साथ छोड़ा। और इवन कोविड से पहले ही मैं कहती हूँ कि मेरा वर्क फ्रॉम होम ही था, आप समझे। तो जब जब मेरा लाहौर जाना होता था, तो एक आधी दफा मैंने कोशिश की है कि जनाब वहां से मैं स्टूडियो से क्लासेस लूँ, अदरवाइज मैं वर्क फ्रॉम होम ही मेरा समझेंगे सेटअप है। वे वे बिफोर कोविड। तो ऑनलाइन क्लासेस में भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ा मैं मुझ नाचीज को भी कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। सी मैक का गालिबन मेरा ये इट्स गोइंग टू बी माय थर्ड ईयर टीचिंग सी मैक। तो आप अंदाजा लगा लें, 8वां या 9वां कह सकते हैं कि मेरा सेशन है। तो बाकी बस सिलेबस के बारे में भी अभी जब हम देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जनाब क्या बला है सी मैक, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स हमारे हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। चले जनाब, तो मैंने उससे पहले जितने पार्टिसिपेंट्स लाइव थे, अटेंडेंस में थे, मैंने उन सबको जो है वो मेरा नॉर्मली तरीका वारदात ही होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं प्रेजेंट, आई नॉर्मली अटेंड टू ऑल ऑफ देम। ठीक है। तो जिस तरह नाम लेने की मेरी आदत है, और जब तक मुझे वो रिस्पॉन्ड ना करे मैं आगे नहीं मूव ऑन करती। अगेन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ये भी मैं आपको बताती चलूंगी कि मैं कैसे जो है मेरा समझे कि क्या अप्रोच रहता है क्लास में।
चले जनाब, तो जिन लोगों को मैंने मिस आउट कर लिया था, वी हैव जरिश, खालिद बिलास, अमार, हसन, मोहम्मद उमर, अबू हमाद, रजीउल्लाह को यहाँ से मैंने पहले एड्रेस कर लिया था, मोहम्मद जुनेद, वजाहत, आयत, आयत को भी शायद मैंने कर दिया था एड्रेस पहले, अब्दुल बासित हो गए, अहमद हो गए, 2 दफा अहमद है, आई गेस ये सेम ही है, 2 दफा लॉग इन इन्होंने किया हुआ डिफरेंट डिवाइसेस से आई गेस। अहमद रजा, अली अब्दुल्ला, अली अहमद विद एन एक्स्ट्रा आई, मतलब लंबा पढ़ना है उसको, अली, ये बता दें जरा डिफरेंस क्या है अली और अली में। और अरूज, नसीर, अरूसा, फारूक, पहले मैंने आपको एड्रेस कर दिया है, आरजू जावेद, अच्छा ये तो हमारी कोऑर्डिनेटर है, अस्सलाम वालेकुम आरजू, अशर, इम्तियाज, आयशा, फिर एक और आयशा हैं, ये सेम है या नहीं, अच्छा माशाल्लाह अच्छे खासे पार्टिसिपेंट्स हैं। चले, हिबा फातिमा भी हमारे साथ टीए है, इज्जा मलिक, ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है, चले मैं स्किम ही कर देती हूँ, ठीक है। तो इन सब लोगों को मेरा अस्सलाम वालेकुम एंड आई वेलकम यू अगेन। जिन लोगों को मैंने पहले वेलकम नहीं किया था, निशान अहमद जाठी भी थोड़े से मुझे जाने पहचाना नाम लग रहा है, और सारिम खान, हो सकता है कि हो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि FAR1 या कोई और उन्होंने सब्जेक्ट CMAC हो सकता है पहले मुझसे पढ़ा हो। तो चले जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है सबके? FAR1 मुझसे पढ़ा था, ठीक है जी, क्या हाल है जनाब? अच्छा जी, अब जरा जल्दी से ना अपना, इट वोंट बी पॉसिबल फॉर मी टू रीड आउट लाउड हर किसी का, लेकिन जरा अपना बताते जाए आप लोग कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। FAR1 पढ़ा था, ठीक, पास हो गया या नहीं हुआ ये पहले बताएं जीशान। रहीम या खान, और पहली दफा पढ़ रहे हैं बैक SOL से पहली दफा क्लासेस ले रहे हैं, या आई गेस अब सबको तकरीबन ऑनलाइन क्लासेस का आइडिया हो ही चुका होगा, क्योंकि जब से कोविड आया है तब से मतलब साल से ऊपर होने वाला है, तो इस तरह तो मेरे ख्याल से हो नहीं सकता कि आप लोग सब जो है वो एक साल से जो है वो बैठे होंगे, मतलब ऑनलाइन क्लासेस का एटलीस्ट एक दफा तो एक्सपीरियंस हो चुका होगा, यहाँ से नहीं तो कहीं और से। ठीक है जी, गुजरावाला, बुरे वाला, इज़ा मलिक का भी कह रही है नॉट फर्स्ट टाइम, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, अच्छा जी, अली जो है वो फैसलाबाद के हैं, जबरदस्त। अली आपने बताया नहीं है कि एक्स्ट्रा आई कैसे पढ़ना है, लंबा करके पढ़ना है या नॉर्मल पढ़ो? गुजरावाला, लाहौर, अच्छा जनाब, और कराची के कोई भी नहीं है? पिंडी के हैं, खुशाब के हैं, मुल्तान, खानेवाल, इस्लामाबाद, मैं सब कराची साइड के भी लोग जो हैं वो कराची के जो क्या कहते हैं CA के इंस्टीट्यूट हैं वो भी अब ऑनलाइन क्लासेस ऑफर करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से कराची के और बाकी सिंध के जो इलाके के लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो कराची के ही टीचर्स से पढ़े। ठीक है जी, ईशा ने जी पैक GT कैंपस से पढ़ा हुआ है, फिजिकल क्लासेस भी ली हुई हैं। अच्छा देखें, डिफरेंस आप लोगों को जरूर फील होगा जब आप एक ऑनलाइन और रेगुलर क्लासेस से, अगर आपने रेगुलर क्लासेस भी ली हुई हैं, और वैसे भी देखिए रेगुलर क्लासेस हमने एटलीस्ट कॉलेज लाइफ तक तो ली भी होती हैं, राइट? अगर आपने CA एंटायरली ऑनलाइन किया हुआ है तो रेगुलर क्लासेस का एक अलग ही समझे कि मजा होता है, इवन आई मिस। तो थोड़े से हैं, ऑब्वियसली बात है, ऑनलाइन क्लासेस में कुछ चीजें हैं जो कि आपको नहीं मिलती, लेकिन हम इंशाल्लाह उसको ओवरकम कर लेते हैं, ठीक है। और वो जाहिर सी बात है थोड़ी सी मेहनत उसमें रिक्वायर्ड होती है, थोड़ा सा एक मेरी तरफ से इनपुट है, फिर आप लोगों की तरफ से मुझे रिस्पॉन्स भी चाहिए होता है, तो वो इंशाल्लाह उससे हम उसको कवर कर लेंगे। जो हमारे पास एक इन्वायरमेंट नहीं है क्लास का, फिर एक हमारे पास सारे क्लास में मौजूद होते हैं, फिजिकली क्लास में मौजूद होते हैं, टीचर भी सामने होता है, तो थोड़ा सा बंदा अटेंटिव होता है, थोड़ी एक समझे कि खैर नींद तो उस टाइम भी आ रही होती है क्लास के अंदर, लेकिन मैंने देखे हुए ऐसे बच्चे जो कि अकाउंटिंग की क्लास में जो है वो सोए हुए, या तो पता नहीं मैं इतना बड़ा पढ़ा रही थी शायद कि उनको नींद आ गई, लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ मुझे बस याद है एक का दुक्का केसेस रेगुलर क्लास के अंदर जिनको मैंने पकड़ा था सोते हुए, नहीं डस्टर वगैरह कुछ नहीं मारा था वैसे ही। ठीक है जी, तो चलें जनाब। अच्छा मैं जरा अपने बारे में एक और जो इंफॉर्मेशन है वो भी जरा देती चलूँ, कहाँ से किया वैसे ये, मैं बेसिकली कराची की पैदाइश हूँ, और कराची में ही मैंने सारी अपनी स्टडीज वगैरह, इसीलिए मैं कराची का पूछ रही थी, क्योंकि नॉर्मली एक का दुक्का जो है वो स्कूल कराची का हमारा निकल आता है, लेकिन यहाँ पे अपेरेंटली जी जिन्होंने जवाब नहीं दिया, जरा कोई कराची के हैं तो वो भी जरा बता दें
तो इसीलिए मैं कराची का भी स्पेशली पूछती हूँ कि कोई कराची से है या नहीं। तो कराची में जनाब मेरी सारी स्कूलिंग हुई। मैंने सीए भी जो है वो स्कूल जो है वो कराची से ही किया है। सीए के लिए कराची में काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, अभी और हो चुके हैं जिनका ऑब्वियसली बात है मुझे इतना कोई आइडिया है नहीं। मेरे टाइम पे जनाब होते थे, दो होते थे, टीएसए और अलहम्द, सुना होगा आप लोगों ने। तो इसके अलावा फिर जब फाइनल लेवल पर आते हैं तो जैसा मैंने मॉड्यूलर स्कीम में किया हुआ है, जब मॉड्यूल्स होते थे ABCDE, ठीक है जी, तो EF, हाँ एफ भी होता था। तो उसमें यह है कि फाइनल लेवल पे जो ई और एफ के जो मॉड्यूल्स होते थे उसमें फिर टीचर्स, अच्छे जो टीचर्स होते थे, फिर हम उनके पास जाते थे रादर देन द इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। तो वो बड़े अच्छे, कोई नामी गिरामी कह सकते हैं कि कराची के टीचर्स से मैंने पढ़ा हुआ है, और बहुत अच्छे टीचर्स थे, बहुत उन्हीं से आप समझे कि मैं इंस्पायर हुई हूँ, और टीचिंग जो है वो मेरा आहिस्ता आहिस्ता कोई पैशन बना। कि मैंने ये चीज देखी है कि एक टीचर जो है वो आपकी जिंदगी में सिर्फ, खासतौर पे ये प्रोफेशनल लेवल की जब हम बात करते हैं ना, टीचर जब हम बड़े हो चुके होते हैं, जब हम मुख्तलिफ फेजेस से गुजर रहे होते हैं अपनी जिंदगी के, और प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रही होती है, हमें फ्यूचर की टेंशन होती है, क्या होगा, खासतौर पे मर्द हजरात को भी होती है, उन्होंने फैमिलीज को जो है वो संभालना होता है, अपने पेरेंट्स का समझे कि राइट हैंड बनना होता है। तो उस टाइम पे बड़ी जो है टीचर का एक बहुत पॉजिटिव रोल जो है, जी जनाब मैं बताती हूँ उस बारे में भी। एक टीचर्स का मैंने देखा है कि एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी जिंदगी में पड़ सकता है, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो मैंने कहीं नहीं देखा टीचर का, अल्हम्दुलिल्लाह, और आई होप कि मेरा भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है, आप किसी ना किसी तरीके से इंस्पायर ही होते हैं अपने टीचर से। आई एम टॉकिंग एज अ स्टूडेंट, मैं एक टीचर बन के बात नहीं कर रही, मेरे से बच्चे इंस्पायर होते हैं वो तो वल्लाह आलम, लेकिन मैं बहरहाल अपने टीचर से बहुत इंस्पायर हुई थी। मैंने अपने टीचर से बहुत सपोर्ट ली है, समझे, सिर्फ स्टडीज में नहीं, मुख्तलिफ फेजेस ऑफ लाइफ, मतलब आप सुनने के अपनी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की हैं, उनसे गाइडेंस ली है, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी काफी हद तक कोशिश तो की है कि ना करें, लेकिन ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं पे आके गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और उसमें फिर सबसे पहला जो नाम हमारे दिमाग में आता है पेरेंट्स के बाद, वो आता है टीचर्स का, कि चले जनाब टीचर से जाकर जरा डिस्कस करते हैं कि ये हम एक मसले में फंसे हुए हैं, इसको जरा देखते हैं कि वो किस तरीके से हमें एडवाइस करते हैं। और वैसे भी एक जनरल एक आपकी उस टाइम पे पर्सनालिटी काफी हद तक ग्रूम हो तो चुकी होती है जब आप सीए में आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रूम फॉर इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली बहरहाल बाकी होती है। सीए में आके कितने लोग जूम होते हैं, और उसमें भी मैं कहती हूँ कि हमारे टीचर्स का बड़ा एक हाथ होता है कि वो किस तरीके से उठते बैठते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, किस तरह से ड्रेसिंग करते हैं, बड़ा हमारे ऊपर इम्पैक्ट उसका पड़ता है, फिर हम उसको काफी हद तक कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। और फिर ऑब्वियसली बात है स्कूल में आप खुद सोच लें, आप अपने टीचर्स को कितना ज्यादा, मतलब काफी आई होप आप लोग बिठाते होंगे सर आंखों पर, लेकिन जितना मैंने एटलीस्ट बहरहाल नोटिस किया है कि स्कूल में भी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक टीचर्स का, चले सारे टीचर्स का नहीं तो एटलीस्ट हमारी लाइफ में, स्कूल लाइफ में एक आधे टीचर तो ऐसे जरूर होंगे जो कि हमें अभी तक याद होंगे, उनका नाम भी अभी तक याद रखा होगा, और हमारी दुआओं में भी कहीं ना कहीं वो आते होंगे, और हम कहीं ना कहीं उनके बारे में पॉजिटिव बात जरूर करते होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी लाइफ में जरूर इम्पैक्ट किया होगा। तो इस चीज ने जो है वो मुझे बड़ा, मतलब समझे कि मोटिवेट किया, और आई सीए में ही थी, तो मेरा कोई इरादा नहीं था ये 9 to 5 जो हम कहते हैं सीए वालों का, फाइनेंस वालों का, क्योंकि 9 to 5 वाली हमारी जॉब है, और 9 to 5 एक्चुअली होती नहीं है, उसको तो मैं कहूँगी 9 to 12 कह ले, या 12 to 12 कह ले, वो भी सही रहेगा। तो ये जो 9 to 5 वाली जॉब है उसका मेरा कोई आर्टिकल्स के दौरान मेरा कोई इरादा नहीं था करने का। मैंने कहा कि नहीं जनाब, करना है तो प्रोफेशनल टीचिंग ही करनी है, वरना फिर ये कि आई एम नॉट द काइंड जो शायद 9 to 5 में सर्वाइव कर सकता। तो तब से जो है वो टीचिंग का समझे कि भूत ही सवार था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चढ़ा है, और कोई उसके आसार नहीं है नजर आ रहे उतरने के। तो बस ये नाम मेरी थोड़ी कहानी है टीचिंग का, मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, आर्टिकल्स मैंने कराची से किए हैं, मैंने क्वालिफाइड बेसिकली सीए किया था, तो उसके बाद फिर माय फैमिली एंड आई मूव टू लाहौर। तो आर्टिकल्स मैंने किए हैं KPMG से।
और वहां पे फिर मैंने पोस्ट क्वालिफिकेशन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई भी मैंने कर लिया। और विद इन आर्टिकल्स कंप्लीट होते साथ ही फिर मुझे असिस्टेंट मैनेजर भी उन्होंने कर दिया था प्रमोट बिफोर द रिजल्ट के। मतलब रिजल्ट आने से पहले ही मेरे जो पार्टनर थे उन्होंने मुझे कह दिया था कि भाई तुम एएम हो। और हालांकि रिजल्ट आने से पहले कहते हैं कि सुपरवाइजर थोड़ा सा रखते हैं। टीचिंग बेस्ट है या ऑफिस लाइफ बेस्ट है, देखिए ये तो हर एक के अपना डिपेंड करता है ना, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। जिस तरह मैंने कहा कि मेरे लिए अभी भी अगर मुझे कोई ऑफर करे कि 10 लाख रुपए आपकी सैलरी होगी पर मंथ और आप ऑफिस ज्वाइन करें, तो मैं शायद ना करूं। बिकॉज आई लाइक टीचिंग बेटर। मतलब मुझे जो टीचिंग में मजा आता है और जो टीचिंग में मुझे समझे कि मेरा जो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन एक होती है, एक मेरा लाइफ का एक टारगेट जो अचीव हो रहा होता है, वो शायद मेरा ऑफिस लाइफ से ना अचीव हो। काफी लोग ऐसे देखे, टीचिंग इज नॉट समथिंग जो हर कोई कर सकता है। पहली बात तो आप ये जरा अपने दिमाग में बिठा लेना कि अगर आपको ये लग रहा है कि जी आजकल तो इतने टीचर्स फील्ड में हैं और इतना इतने लोग पढ़ा रहे हैं, जी पैसा ही पैसा है, ये है वो है, तो इतनी बात आप अपने दिमाग में रखें कि ये बात आप लोगों को भी पता है, ठीक है ना। हाँ जी, मैं मॉनेटरी लिहाज, अच्छा मॉनेटरी लिहाज से मैं बताती हूँ, वो डिस्कस कर लेते हैं। इतनी बात आप लोगों को पता है कि और इतना मेरे ख्याल से स्टूडेंट बॉडी भी इतना पावरफुल हो गया कि मुझे भी ये बात पता है कि मैंने अगर अपना अच्छा नहीं पढ़ाया, मैंने अगर सिलेबस जो है वो प्रॉपर अपने बेस्ट तरीके से कवर नहीं किया, मैंने अगर इसमें थोड़ी सी खयानत की ना टीचिंग में, तो मुझे पता है कि मेरा अगले सेशन में नहीं होंगी इतनी एडमिशंस, ठीक है। तो आप ये बात कह सकते हैं कि ठीक है आपको लग रहा है कि हर कोई टीचिंग फील्ड में आ रहा है, बट नॉट एवरीबडी इज सक्सेसफुल। ठीक है, एक या दो सेशंस वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर उनका नहीं है टीचिंग का तो फिर दे वोंट बी गेटिंग एनी स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आपकी आजकल के इतनी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर आपके कोई स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे, एडमिशन ही नहीं हो रहे, तो फिर आप फारग हो, फिर आप नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो टीचिंग इज नॉट एवरीबडी, समझे कि हर किसी के लिए ये नहीं है। टीचिंग इज टैलेंट कह लें या इसको कह लें कि ये आपके पैशन पे डिपेंड करता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग टीचिंग नहीं कर सकते, आप लोग कर सकते हैं डेफिनेटली। और शुरू में ये नहीं है कि हर कोई नंबर 1 पे पहुंच जाता है। आहिस्ता, अब मैं तो कहती हूँ, मैं खुद अभी आई एम अ टीचर बट आई एम अ स्टूडेंट, आई एम एक्चुअली लर्निंग एवरी सेशन में। मुझे अपने बारे में कोई एक नई चीज पता लगती है, अच्छा जी मैं इसको इस तरीके से ज्यादा बेहतर तरीके से इस तरह पढ़ा सकती हूँ, राइट। इसमें मैंने ये चीज जो है शायद इतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाई थी लास्ट सेशन में, तो अब मैं इस सेशन में इसको थोड़ा सा ये चेंज करूंगी तो ये थोड़ा बेहतर तरीके से मैं समझा सकूंगी। तो हर सेशन हमारे लिए जो है वो एक लर्निंग वो होता है, समझे कि सेशन हमारे लिए भी होता है। अच्छा जी, मॉनेटरी लिहाज से तो देखें, ऑब्वियसली बात है, जब आप सीनियर होते जाते हैं एज ए टीचर तो फिर आपकी मॉनेटरी पोजीशन भी थोड़ी बेहतर होती रहती है, लेकिन डेफिनेटली इट डिपेंड्स। आप ज्यादा क्लासेस लेंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन अगेन ऑफिस इंडस्ट्रीज में काम करने से तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा इसकी कम रिम्यूनरेशन है। अगेन देखिए, सिर्फ पैसा नहीं होता। जब आप आगे अपने जब आप एक फ्रेश क्वालिफाइड सीए होते हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि जनाब पैसे ही हर चीज है। आप नया नया अपनी जी करियर में आप करियर स्टार्ट करने लगे हैं और आपको लगता है जी बस पैसा आना चाहिए, मैं डे 1 से ही जो है ना 2 लाख रुपए कमाना शुरू कर दूं तो बस जिंदगी सेट हो जाएगी। जब आप आहिस्ता आहिस्ता जब अपने करियर में प्रोग्रेस करते हैं, when you start gaining experiences and when you start gaining जो है डिफरेंट आपके साथ वाकयात होते हैं, जब आप मुख्तलिफ आपको जब आप anyway जब आप मेच्योर होने लगते हैं अपने करियर के अंदर भी, तो फिर आपको रियलाइज होता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड पीस ऑफ माइंड, ठीक है। आप एक बड़ी अच्छी जॉब पे लगे हुए हैं जनाब, 5 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, लेकिन इतनी ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स है कि आप रोज रात को घर आते हैं और आपको रात को नींद नहीं आती, आपको पता नहीं होता, आप सोचते रह जाते हैं कि पता नहीं कल क्या मसले मसाइल हो ऑफिस में, क्या प्रॉब्लम्स हो। तो अल्टीमेटली आपके ऊपर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बस आप इस कोशिश में लगे होंगे कि जनाब उस किसी भी तरीके से ना जॉब शिफ्ट कर लें, भले हमें कम सैलरी की जॉब मिल जाए लेकिन अच्छी जगह मिल जाए, ठीक है, प्रोग्रेशन उधर होती रहेगी। तो करियर में जब आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं ना, तो आफ्टर सम टाइम मनी बिकम्स अ सेकेंडरी थिंग फॉर यू, ठीक है। ये पीस ऑफ माइंड बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट।
उस कंपनी में, उस जगह पर आपको कितना प्रोग्रेस नजर आ रहा है अपने लिए, ठीक है ना, कि मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। पीस ऑफ माइंड, अगेन जिस तरह मैंने आपको कहा, एनवायरनमेंट कैसा है उस जगह का, अगेन दैट इज रिलेटेड टू पीस ऑफ माइंड, ठीक है ना। वो बड़ा मैटर करता है। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, जिस तरह आई वर्क एज एन ऑडिटर इन फाइजर। फाइजर से मेरा काफी अरसे तक, तकरीबन मैं 2 साल तक बार बार उसके ऑडिट पे जाती रही हूँ। फाइजर वाइट आप लोगों ने सुना होगा, ये जो कॉन्स्टेंट टैबलेट्स बनाने वाले हैं, और भी इस तरह के जैनिक्स है, इस तरह की सारी मेडिसिन के। तो उधर मैंने उस टाइम पे, मतलब आई सीन पीपल वर्किंग इन फाइजर वाइट सिंस द पास्ट 25 years, किसको प्रॉब्लम्स नहीं हुए होंगे, सही है। और उनकी सैलरी शायद उस टाइम जाके थोड़ी बेहतर, जी फाइजर कोरोना वैक्सीन, लेकिन उस टाइम पे कोरोना वाला कोई सीन नहीं था, ठीक है, जब मैंने ऑडिट किया था उधर का। तो मतलब हर किसी की सैलरीज तो नहीं होंगी ना, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख। देवर पीपल हु आर वर्किंग फॉर 25 years एट अ मतलब नॉर्मल वेज, सही है, लेकिन वो थे उधर, देवर लॉयल टू द कंपनी, क्योंकि उनको वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा था, उनको वहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी मिल रही थी, उनको वहाँ पे उनके कॉलीग्स के साथ बड़ा अच्छा, तो क्यों वो छोड़ के जाते, ठीक है ना। तो वो उन्होंने फिर स्टेट है, तो हो सकता है उनको ऐसे बेटर ऑफर्स भी आ रही हो, लेकिन उन्होंने बाकी चीजों की बिना पे छोड़ दिया वो ऑप्शन। तो अल्टीमेटली आगे जाके थोड़ा सा मॉनेटरी जो एक चीज होती है ना, दैट बिकम्स रेलिवेंट होता है डेफिनेटली, बट वो थोड़ा सेकेंडरी, उस पर सेकेंड नंबर पे आ जाता है, कह लें, ठीक है, किसी भी जॉब को एनालाइज करने के लिए। हाँ ऑब्वियसली देखिए, जैन बच्चे देखो, किसी भी चीज को पढ़ने का, जिस तरह डॉक्टर्स बनते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स में एक इंसानियत भी होती है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सीएज में इंसानियत नहीं होती। लेकिन अब डॉक्टर्स भी हैं। अब अगर मैं आपको कहूँ कि जनाब, बड़ी कोशिश रहती है कि एक अच्छे हॉस्पिटल में लगे, क्यों भाई, किसी फलाई इदारे में लग जाए डॉक्टर्स, उधर भी थोड़ा सा मॉनेटरी एक होता ही है ना, मोटिवेशन होती है कि अच्छे हॉस्पिटल में लगेंगे, अच्छे हॉस्पिटल से अपनी रेजिडेंसी वगैरह जो भी है वो पूरा करेंगे, सीवी पे एक अच्छी इम्पैक्ट आएगा, तो एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छी जॉब के साथ में जाहिर सी बात है पैसे भी ज्यादा होंगे, सही है ना। तो मॉनेटरी इम्पैक्ट जो है वो हर जगह पर होता है। अब सीए में हम ये कह सकते हैं कि हमने कोई ये मोटिवेशन नहीं होती कि हमने किसी की जान बचानी है, सही है, हमने कंपनीज को बचाना होता है फ्रॉम गोइंग बैंकरप्ट। तो एक मोटिवेशन ये भी होती है। फिर डेफिनेटली कुछ लोगों का अकाउंटिंग जो है वो एक मतलब समझने की उनको पसंद होता है, हिसाब किताब करना, और बाकी सारी चीजें ऑब्वियसली बात है, टैक्स हो गया, वो आगे जाके आप लोगों को पता लगता है कि हम कहाँ फंस गए हैं, तो टैक्स भी है, तो कंपनी लॉ भी है, पता नहीं क्या क्या रट्टे मारने हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जब एंटर होते हैं सीए, तो लगता है सिर्फ अकाउंटिंग करनी है, सिर्फ एड लेस ही करना है चीजें, है ना। हाँ जी, ये मैंने देखा नहीं है, ये ड्रामा रंग महल है, लेकिन इसकी बड़ी मैंने वो मीम्स देखी हैं कि एक दिन में पता नहीं वो सीए कर लेती है, अच्छा 1 मंथ में कर लेती है। वैसी लाइफ बेटे बहुत, मतलब सीए क्वालिफाई करने से पहले आपको काफी रगड़े खानी पड़ती हैं फिर उसके बाद आप सीए बनते हैं। अच्छा सीए में टॉप करती है, उसमें वो ये डायलॉग ही बोलती है कि मैंने टॉप किया है। तो उसको बताना था कि भाई थोड़ा सा यहाँ से ये डायरेक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए कि इसमें टॉप वॉप कुछ नहीं होता, या तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आते हैं, गोल्ड मेडल आते हैं, बताएं क्या किए, आर्टिकल्स किए बगैर, अच्छा उसको एग्जाम होंगी ना फिर। टॉप करना है तो ठीक है, फिर आप रंग महल वालों वाले जो डायरेक्टर है ना, उनको अपनी वो भेजना है, पोर्टफोलियो भेजना है, वो आपको करा कर लेंगे कास्ट, फिर आप टॉप कर लेंगे वहां पे। अच्छा टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, इज़ा ने सही तरीके से देखा हुआ है ड्रामा, आप लोगों ने सिर्फ लगता है इतना पोस्ट मीम्स ही देखी है उसकी। चले, सही है जी, होता होगा ऐसा सीए, लेकिन वो बहरहाल पाकिस्तान में नहीं है, मैं नहीं जानती एटलीस्ट। अच्छा कंप्लीट देख रहे हो, उसमें नहीं, 1 मंथ ही है, 3 मंथ, 3 इयर्स की बदल है। अब दोबारा आप लोगों ने आज देखना है वो वाली एपिसोड जिसमें वो क्वालिफाई करती है, और उसमें जरा नीचे वो देखे ना, कभी कभार आता है ना ड्रामास के स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ होता है कि 3 साल के बाद, 6 साल के बाद, तो एक दफा देख लें कहीं वो 7 साल 10 साल के बाद तो नहीं लिखा हुआ, 10 years later she qualified CA and topped in CA।
सीए में टॉप किया उन्होंने। चले 10 साल के बाद फिर भी थोड़ा समझ में आता है। चले जनाब, तो ये तो जनाब हो गया, थोड़ी कहाँ से कहाँ डिस्कशन निकल आती है। तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ जी, चले आगे तो डेफिनेटली हल्की फुल्की बातें तो आगे भी इंशाल्लाह होती रहेंगी। और जनाब 4 साल के बाद हुआ लेकिन लड़की ने, अच्छा चले ठीक है, मैं भी जरा देखूंगी ये क्या चक्कर है। अच्छा जी, अब थोड़ा पढ़ाई की बात कर लें या थोड़ा और डिस्कस करना है ड्रामे को? हाँ जी, अब जरा सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं। सीमा के सिलेबस, अच्छा मुझे इंशाल्लाह पैक की बुक जो है वो कल शेयर हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से आप लोगों ने भी उसको इंशाल्लाह परचेज करना है। पैक की बुक हमारी मेन बुक होती है। मैं जरा यहाँ पे लिखना भी शुरू कर दूँ। अच्छा, मैं नॉर्मली जो है, वैसे तो मैं ये व्हाइट बोर्ड भी यूज करती हूँ, बट अकाउंटिंग के लिए ज्यादातर जो है वो मैं ये जो हमारा एक्सेल है उसको यूज करती हूँ। ठीक है, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है फिर फॉर्मूलाज वगैरह लगाना आसान होता है। वो इंशाल्लाह आप लोगों को भी हो जाएगा। खैर, तो मैं यहीं पे, अच्छा स्टडी टेक्स्ट सून लॉन्च हो जाएगी नई वाली, अभी तक तो उन्होंने नहीं की हुई। ठीक है, कल रात तक मैंने चेक किया था तो उन्होंने अभी तक नहीं। अभी बेसिकली वो हम सारे टीचर्स से कमेंट्स जमा कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से तो शायद लास्ट डेट गुजर चुकी है कमेंट सबमिट कराने की। तो वो उसके बाद वो उसके अंदर जो भी उन्होंने चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी है वो करके फिर इंशाल्लाह इशू कर देंगे ना भाई। अच्छा जी, नई स्कीम के अंडर, जी जनाब मैं पैक बुक से पढ़ाती हूँ। नई स्कीम के अंडर इसका जो टाइटल है या नंबर है कह लें, वो कैफ 3 है। ठीक है ना, और जो बच्चे पहले ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ओल्ड स्कीम में दिस वाज कैफ 8, तो सबसे पहला चेंज तो ये आया। ठीक है, अब और क्या चेंजेस आए हैं स्कीम के अंदर, ये आई होप कि आप लोग सब इससे वाकिफ होंगे किस तरीके से शफलिंग हुई है सब्जेक्ट्स की। ये अगर तो किसी को नहीं पता तो जिस सर जाफर ने भी इसके ऊपर एक अच्छा खासा बड़ा सेशन लिया है, वो फेसबुक पे अवेलेबल है, प्लीज गो थ्रू दैट। एक जनरल जो उन्होंने एक डिस्कशन की हुई है रिगार्डिंग कंप्लीट जो चेंज आया उसके अंदर। फिर जाहिर सी बात है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में क्या चेंजेस हैं वो तो फिर हमने आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने जो है वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करना है। ठीक है अच्छा जी, तो अब जरा हम देख लेते हैं कि हमारे पास चेंजेस क्या क्या है। देखिए, हाँ डेफिनेटली जो उन्होंने टॉपिक्स एलिमिनेट किए हैं वो अच्छे टॉपिक्स थे। ठीक है ना, वो समझे कि उसमें वो ज्यादातर डूएबल थे। लेकिन लेट्स सी, पहला अटेम्प्ट है, हो सकता है अब देखते हैं कि वो किस तरीके से हमें इंफॉर्म करते हैं कि अब क्या स्ट्रक्चर होगा पेपर का और किस तरीके का क्या फॉर्मेट होगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो चैप्टर्स एलिमिनेट करके अपेरेंटली हमारे लिए सिलेबस को छोटा किया है वो थोड़ा बेहतरी की तरफ ही जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब मैं जरा एक एक करके आप लोगों के सामने जरा टॉपिक्स लिखती हूँ। ठीक है, सीमा के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आई हैं। हाँ जी, मुझे तो ये बताया गया है कि पैक बुक इज अवेलेबल नाउ। तो आप नंबर मेरे हाथ से ग्रुप में भी किसी ने शेयर किया हुआ है क्लास के ग्रुप में, तो आप काइंडली उस नंबर पे कांटेक्ट करके बुक्स आप मंगा लें। अच्छा जी, पुराने टॉपिक्स में क्या क्या था ये जरा मैं एक दफा लिस्ट डाउन कर दूं, फिर हम उसको देखते हैं कि न्यू टॉपिक्स इसमें कौन कौन से हैं जो कि कॉपी हुए। रॉ मटेरियल के नाम से मटेरियल्स का एक टॉपिक होता था, सही है, जिसमें हम
पहले तो थोड़ा हमारा इसमें रिविजन ही कह सकते हैं कि होता था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन से वो स्टार्ट होता था। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में फीफो, वेटेड एवरेज, परपेचुअल पीरियोडिक, और ये चीज हम आगे इंशाल्लाह देखते हैं कि जी जनाब, डेफिनेटली पैक, पुरानी पैक बुक से तो हम नहीं पढ़ाएंगे ना, फिर जो नई स्कीम आई है उसी के हिसाब से अपडेट हुई है, ठीक है। अच्छा जी, मटेरियल हमारे पास एक टॉपिक होता था, फिर हमारे पास टॉपिक कौन सा होता था, ओवरहेड्स का एक टॉपिक होता था, फिर हमारे पास लेबर कॉस्टिंग होती थी, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब देखिए इन टॉपिक्स में होना क्या है, क्या क्या, व्हाट आर दीज टॉपिक्स अबाउट, ये सरसरी से मैं डिस्कस कर सकती हूँ, डिटेल में डिस्कस करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली हमने चीजें पढ़नी है। जो ऑलरेडी कोर्सेज सिलेबस पढ़ चुके हैं तो उनको आइडिया है, हल्का फुल्का मैं भी आप लोग से डिस्कस करने लगी हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला वैसे टॉपिक पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता था, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का। और बेसिकली पढ़ाना मुश्किल था, पढ़ाना इन द सेंस कि इसमें कैसे अंडरस्टैंडिंग देना मुझे पर्सनली थोड़ा मुश्किल लगता था देना, एंड आई एम ग्लैड कि इट इज नॉट इन सिलेबस एनीमोर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कुछ चेंजेस आए हैं, वो हम इंशाल्लाह उस टाइम देख लेंगे। टारगेट कॉस्टिंग एज इट इज है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एज इट इज है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खत्म हो गया, रिमूव्ड है फ्रॉम सिलेबस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज रिमूव फ्रॉम सिलेबस, and sustainability reporting is no more in syllabus. ये आपके पास एक समझने के, पुराने स्टूडेंट्स के लिए ये एक रेलेवेंट चीज है। नए स्टूडेंट्स ने तो नए सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये आप लोगों के लिए कोई मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए कि क्या चेंजेस आई है क्या नहीं, आप लोगों ने अब नए तरीके से ही सारा कुछ पढ़ना है। जी इज़ा, गालबन आपसे मेरी बात हो रही है व्हाट्सएप के ऊपर, आपने मुझसे पूछा था, आई थिंक इट वाज यू राइट। माइक किसी का ऑन है, काइंडली टर्न इट ऑफ अनलेस आपने मुझसे कुछ पूछना हो। थैंक यू। ठीक है जी, तसल्ली हो गई। सीमैक में क्या चेंजेस आई है वो आपके सामने। सवाल पूछना है तो नहीं, नो प्रॉब्लम सजाल। हाँ जी, एनी पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन दिस। अच्छा, ग्रिड के बारे में
थ्योरी कितना परसेंट है देखें, समझ लें कि अब तो क्योंकि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल एक आपका होता था। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में थोड़ा थ्योरी होता था, ठीक है। सिलेबस हुआ तो कम है डेफिनेटली। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आप लोगों के सामने आईकैप ने जो शेयर किया हुआ है सिलेबस और ग्रेड वगैरह, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, फिर उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा क्योंकि ये पहली दफा हमारा न्यू स्कीम के अंडर टेस्ट हुआ है, तो हमारे पास कोई प्रीवियस पैटर्न नहीं है, ठीक है, कि जिसके हिसाब से हम ये कह सके कि जी नॉर्मली इतने मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आता है या आएगा इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में से। तो हम एंटायरली जो आईकैप ने जो है वो ग्रिड हमें दी हुई है, हम उसी को फिर फॉलो करेंगे। और उन्होंने वो, आपको पता है, काफी हद तक जनरलाइज्ड ग्रिड होती है उनकी। हम लोग नॉर्मली जो अपना एक जिस तरह बच्चों को बताने के लिए जो एक स्टैब्लिश करते हैं ना कि अच्छा जी मटेरियल्स है, मटेरियल का टॉपिक है, मटेरियल के टॉपिक में नॉर्मली इतने से इतने मार्क्स के सवाल आते हैं, ठीक है ना। ओवर एज के टॉपिक में से इतने मार्क्स का सवाल आता है, तो वो अब जाहिर सी बात है हम थोड़ा सा स्पेकुलेशन के बेसिस पे ये करेंगे। जो जो टॉपिक्स हमारे पिछले सिलेबस से कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, हम लेट्स सी, मेरे हाथ से आए कि आपने कोई फॉर्मेट पेपर भी नहीं, सैम्पल पेपर जिस तरह होता है ना पास एग्जाम में क्वेश्चन पेपर, उन्होंने अब तक वो भी कोई शेयर नहीं किया। तो लेट्स वेट फॉर दैट, और फिर उसके बाद हम एक फाइनल कोई ठोस जो है ना वो चीज एक निकाल सकेंगे कि अच्छा जी ठीक है, उन्होंने उतने ही मोर लेस मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन इस सिलेबस में भी के अंदर भी आएगा, ठीक है। तो हम अभी ये अज्यूम कर लेंगे कि जो टॉपिक्स हमारे पुराने, अब अगेन जो टॉपिक्स खत्म हुए हैं उनके मार्क्स उन्होंने कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करने हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना। अच्छा, थ्योरी कितनी आती है और कितनी आ सकती है, आप समझें कि आप एटलीस्ट 5% अपने पास रखें उसका एक जो है वो डेफिनेशन आपसे अप टू 5%, ठीक है, यानी कि अप टू 5 मार्क्स का वो पूछ सकता है आपसे कि जी कोई डेफिनेशन पूछ ले, ठीक है, कि इसका क्या है, या कोई आपको सिनेरियो बेस्ड है, यहाँ पे कम ही होते हैं, डेफिनेशन ही ज्यादातर होती है। अब ज्यादातर थ्योरी जो है वो अंडर द ओल्ड स्कीम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स था, उसमें से आती थी, सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में से आती थी, ठीक है ना। जो पुराने हमारे स्कीम के बच्चे हैं उनको इस बारे में आइडिया भी है। तो अब उम्मीद है कि अब थोड़ी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा आसानी हो जाएगी थ्योरी में, सही है ना। इट हैज नॉट रियली अफेक्टेड द स्टडी आवर्स, क्योंकि बेटे देखिए अब नहीं, एमसीक्यूज इसमें नहीं होते। आप ये देखें ना, 100 मार्क्स का पेपर अभी भी है, चाहिए ना। अब रिडक्शन इन सिलेबस उन्होंने जो अपेरेंटली किया है उसको वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करें। जैसे पहले फॉर एग्जांपल अगर कोई देख लेते हैं, जिस तरह मटेरियल का एक क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का, ये पहले सिलेबस के अंडर, ठीक है ना। 15 मार्क का कोई मटेरियल का क्वेश्चन आता था, या लेट्स से कि वो उसकी मतलब मेजोरिटी क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 10 to 15 मार्क्स के दरमियान होते थे, और कभी कभी 18 मार्क्स का भी आ जाता था। तो अब आप सोच लें, अब उसने जो टॉपिक्स आपके खत्म किए, स्पेशली बजटिंग, बजटिंग एक थोड़ा सा मेजर किस्म का एक हमारा टॉपिक माना जाता था, इट वाज वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स। तो अब उसने जो वहां से मार्क्स एडजस्ट करने थे, अब वो कहीं ना कहीं उसको डेफिनेटली उसको करेगा, वो जाहिर सी बात है फिर ज्यादा चीजें टेस्ट करेगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन के अंदर। अब वो किस तरीके से उसको एडजस्ट करेगा, अब उसको देखते हैं। आई कैप स्टडी टेक्स्ट जब हमें रिलीज करेगा तो फिर देखेंगे, उसके नाम में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टडी आवर्स आई वुड नॉट से अफेक्ट होंगे, और ना ही वो अफेक्ट होने चाहिए। पहले आप जितना टाइम सीमैक को देते थे, अब भी आइडियली उतना ही टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब मेहनत उन्हीं जो है ना रिमेनिंग टॉपिक्स में डिवाइड हो गई, ठीक है ना। तो इस चीज का थोड़ा हमें ख्याल रखना है। एमसीक्यूज हमारे पास नहीं होते बिल्कुल भी। अच्छा, एक और इसमें एडिशन है, बेसिकली वो मेरे ख्याल से तो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ही शायद वो उसको एडजस्ट कर लेंगे। एक और देयर इज अनदर थिंग कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लेकिन जो आईकैप ने हमसे अभी ड्राफ्ट स्टडी तक शेयर किया है उसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग उसने कवर नहीं किया। तो अब उसके बारे में जरा देखते हैं कि जो अब वो ऑफिशियली आईकैप पे अपना जो स्टडी टेक्स्ट रिलीज करेगा उसमें एबीसी उसने डाला है नहीं डाला, क्योंकि अगर वो स्टडी टेक्स्ट में नहीं है तो वो फिर एग्जामिनेबल नहीं होगा।
तो ये एक चीज है जिसके बारे में मैं अभी सिर्फ वर्बली आपको बता रही हूँ, मैंने लिखवाया कुछ नहीं है, ताकि कोई पत्थर पे लकीर ना बन जाए। अच्छा जी, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आप लोगों के सामने वो डिस्प्ले कर दूं जो हमारा आई कैप का ग्रेड है। आप लोगों ने देखा है अपनी वेबसाइट, अपने पोर्टल पे जाके जरा इधर उधर हाथ पैर मारे हैं? जो डायरेक्टिव्स इशू किए हैं आई कैप ने रिगार्डिंग द न्यू स्कीम, वो आप लोगों ने रीड किया है? एफएक्यूज वगैरह रीड किए हैं? चलें, वेरी गुड। तो उसी में डायरेक्टिव 1.01 में यू कैन सी एनेक्सियर ए में उन्होंने जनाब जो सिलेबस है ना उसको थोड़ा सा ले डाउन किया। अगर आप टीचिंग आवर्स देखें तो टीचिंग आवर्स देखें उतने ही है अराउंड, ठीक है ना। पहले भी हम तकरीबन 120 आवर्स 110 आवर्स के अंदर जो है वो इसको कवर करते थे, और मार्क्स भी आप देखें 100 ही है। तो सिलेबस के कम ज्यादा होने की वजह से टीचिंग के पैटर्न के ऊपर और स्टडीज के पैटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास उन्होंने थोड़ी सी हमें जो वेटेज दी हुई है, अब जरा देख लेते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। अब मुझे बहुत ज्यादा लेमैन टर्म्स में इस बारे में इसको जरा डिस्कस करना है, बिकॉज देयर आर पीपल जो कि पहली दफा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो उनको पहली बात तो ये कि इतना पहली दफा एग्जैक्टली पढ़े, इससे पहले आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है इस बारे में डेफिनेटली अब हमने इंशाल्लाह मैंने ही आपको बताना है, सही है। लेकिन सिलेबस डिस्कस करने से पहले ये बेसिकली पुराने स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा हो सकता है सर के ऊपर से बात फील गुजरते हुए फील हो, लेकिन अगेन मैं ज्यादा इसके ऊपर इसीलिए टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है। कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन पर उन्होंने वेटेज दी है 35 to 45 मार्क्स, ठीक है। अब कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन के अंदर फिर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उसके अंदर आपके पास आ जाता है मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, अंडर ओवर एब्जॉर्ब, ठीक है ना। ये सारी चीजें, ये सारी जो है टॉपिक्स जो है वो हमारे सेक्शन ए के अंदर आ जाते हैं, कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन, ये आप खुद भी देख सकते हैं। और इस इन जो टॉपिक्स का वेटेज है इट इज 35 to 45 मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉस्ट फ्लो, ठीक है। कॉस्ट फ्लो का उन्होंने वेटेज दिया हुआ है 20 to 30 मार्क्स, ठीक है। कॉस्ट फ्लो के अंदर हमारे पास क्या जो है वो टॉपिक्स हैं, जरा प्रोसेस कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। वेरिएंस एनालिसिस में हल्की फुल्की चेंजेस आई हैं, वो भी हम इस टाइम इंशाल्लाह उसको देख लेंगे, ठीक है जी। तो इन टॉपिक्स का मिला के 20 to 30% जो है वो वेटेज है। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन, उसके अंदर आपके पास रिमेनिंग चीजें आ जाती हैं, जैसा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, ठीक है ना। ये जो लिखा हुआ है बी में लिखा हुआ है, ये सीवीपी में ब्रेक इवन वगैरह आ जाएगा। स्पेशल ऑर्डर्स, मेक और बाय डिसीजंस, फर्दर प्रोसेसिंग, ये सारी जो है हमारी डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। ईओक्यू जो है वो हम इंशाल्लाह मटेरियल्स के साथ ही इसको देखेंगे। सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल, ये भी हम मटेरियल्स के साथ ही इसको देख रहे होते हैं, बट दीज आर बेसिकली डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में ये आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सेक्शन है इसको उन्होंने 30 to 40 मार्क्स का वेटेज दिया, ठीक है। अगेन ये बात मैं अपने स्टूडेंट्स को स्टार्ट में भी कह देती हूँ और एंड में तो मैं लाजमी बात कहती हूँ, नो टॉपिक इज, समझें कि इतना ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं है जिसको आपने छोड़ देना है, ठीक है ना। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, देखिए क्लास में तो हम हर टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह, सही है। जब आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम के लिए तो आपने यही समझना है कि एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि 1 मार्क से आपका डिसीजन होता है वेदर यू पास और फेल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर किसी टीचर ने कहा, किसी सीनियर ने कहा, टीचर तो मेरा नहीं ख्याल क्यों कहेगा, और किसी सीनियर ने कहा जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग छोड़ देना अगर टाइम ना हो, बड़ा आसान है, आता नहीं है, कभी कभार आता है, या उसने आपको बड़ी वो करा दी, देखो मैंने पैटर्न बनाया। मैं कभी भी जो टॉपिक्स का पैटर्न है मैं नहीं कभी बनाती हूँ, नहीं मैं वो कभी डिस्कस करती हूँ विद स्टूडेंट्स, और उसकी क्या वजह है वो मेरे पुराने स्टूडेंट्स को पता है, मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो किसी सीनियर ने जी आपको बड़ा कहा कि जी जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग तुम छोड़ देना, बल्कि आप ही ने कहा, पूछा कौन सा टॉपिक है जो मैं छोड़ सकूं, 2 दिन रह गए एग्जाम में और मैंने ना अभी तक पूरा सिलेबस नहीं कवर किया। उसने कहा कि अच्छा जी जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग नहीं की, भी रहने देना। तो आपने कहा अच्छा जी ठीक है, आप बड़े रिलैक्स हो गए। अब जो टॉपिक्स आपने किए हुए थे उसमें से इतने मुश्किल सवाल आए
ठीक है ना, कि आपको अपनी कश्ती जो है वो डूबती भी नजर आ रही है। और जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग जो आपने छोड़ दिया था, उसका एक सवाल बड़ा आसान था, 3 से 4 मार्क का। फॉर एग्जाम्पल 3 से 4 मार्क्स का तो खैर नहीं आएगा, लेकिन लेट्स अज्यूम कि जी बहुत ही कोई मतलब कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पेपर हल्का सवाल आया, और आप जो है वो लेके बैठे हुए हैं, आपको तो पता ही नहीं कि उसमें करना क्या है, याद ही नहीं है कुछ, राइट। बाहर निकलते हैं तो सारे स्टूडेंट्स बड़ा ये कहते हुए सुनते हुए आपको मिलता है कि जी बड़े बड़े बाकी टॉपिक्स तो बड़े टफ थे, जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग का बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया, वो हमने कर लिया विद इन टाइम और आसान भी हो गया। अब आप जो 49 पे आके अटक गए फाइनल रिजल्ट में, आपको हमेशा अब ये रहेगा कि काश मैं जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग कर लेता, थोड़ा टाइम उस पर भी लगा लेता, उसको ना मैं इग्नोर करता, मैं मैनेज कर लेता अपनी पढ़ाई को, टाइम मैनेजमेंट कर लेता रिवीजन के टाइम पे, या कर लेती, तो शायद मैं ये 49 मार्क्स या 48 मार्क्स में जो मैं रुक गया हूँ या रुक गई हूँ, तो शायद वो जो मैंने एक पूरा टॉपिक छोड़ दिया है ये सोच के कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो शायद मैं पास हो जाता है, पास हो जाती। तो बात समझ आ रही है सबको? हाँ जी, यस और नो? तो मैं मुझसे एटलीस्ट आपने ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी, नंबर वन, कि एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको ये बताऊंगी कि ये टॉपिक कर लें, ये टॉपिक ना करें। ये तो मैंने कभी कहना ही नहीं है, सही है, इंशाल्लाह कभी नहीं कहूंगी मैं ये बात। और हाँ, ये डिस्कशन हमारी जरूर होगी कि दीज टॉपिक्स आर मेजर टॉपिक्स एंड दीज आर लेस मेजर टॉपिक्स, ठीक है। नहीं, अब आपको पता है आपने कितने पेपर्स दे चुके हैं अब सीए के, ठीक है ना, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि सिर्फ एक गलती की वजह से आप पास या फेल नहीं होते। मैं कहती हूँ कि ये जो आप कहते हैं ना मतलब आपसे मुराद, मैं जनरली बात कर रही हूँ, फिर इसको पर्सनल ना ले, ठीक है। आप कहते हैं ना जी 48 मार्क्स पे आके मैं फेल हो गया, मैं 2 मार्क्स से फेल हुआ, मैं 2 मार्क्स से रह गया, तो मैं कहती हूँ बेटे वट आप 2 मार्क्स से नहीं रहे, आप 52 मार्क्स से रहे हैं, ठीक है ना। यू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मार्क्स, मतलब आपने 48 मार्क्स अर्न किए आउट ऑफ 100, तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 52? सही है ना, आप जो फेल हुए हैं 48 पे, इसका मतलब है कि आपके पास 52% गुंजाइश है फॉर इम्प्रूवमेंट, सही है ना। तो आपने उस 52 को बेसिकली कवर करना है, द वंस मतलब नहीं पास अनफॉर्चुनेटली हुए, तो किसी ना किसी तरीके से मेहनत करके, पहले अगर कान सीधे तरीके से पकड़ रहे थे, अब उल्टे तरीके से पकड़ेंगे, पीछे से पकड़ेंगे, देखेंगे कि क्या मसला हुआ था। क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कहती कि नहीं फिर आप रंग महली ज्वाइन कर लें, उनकी क्लास ही ज्वाइन कर लें, सही है। अगर आपने टॉप करना है तो वो भी 1 महीने में, सही है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि मेहनत नहीं करते आप लोग, सही है, मेहनत हम सब बहुत करते हैं, बस वो मेहनत कभी कभार ना गलत डायरेक्शन में चली जाती है, सही है ना, वो हम मेहनत सही तरीके से नहीं कर पाते। हम मेहनत कर लेते हैं किसी एक टॉपिक पे, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर लेते हैं जिसपे शायद जरूरत इतनी नहीं थी, है ना, हमें लग रहा था ये बहुत ही जरूरी है, नहीं समझ आ रहा है मुझे, हालांकि इतना कोई मसला नहीं था उसमें। तो मेहनत सभी करते हैं, अब मेहनत सही डायरेक्शन में कैसे करनी है उसकी गाइडेंस के लिए फिर हम मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ब्लेम ऐसे रहने दें, आप सिर्फ एक टॉपिक पर नहीं करते, टीचर्स को भी ठीक ठाक ब्लेम करते हैं, सही नहीं पढ़ाया उन्होंने, इसीलिए मैं फेल हुआ, है ना, इसीलिए मैं फेल हो गई, उन्होंने ठीक ही नहीं पढ़ाया टीचर ने तो। अच्छा जी, डायरेक्टर भी आप, प्रोड्यूसर्स भी आप। अच्छा, सीए में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन लगता था? अच्छा, मेरे कौन कौन से पुराने स्टूडेंट्स हैं, किन लोगों ने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है, वो जरा इस सवाल का जवाब दें, मुझे कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता था सीए में। इसके बारे में मैं जरूर बात करती हूँ अपने सेशंस के अंदर। इजा याद है आपको? जिशान, ये जिशान जट हैं जो सबसे एंड में जिनका नाम मारा था, जो कह रहे थे कि उन्होंने मुझसे FR1 पढ़ा, याद है? जिशान अहमद जट, नहीं याद? कंपनी लॉ सबसे मुश्किल लगता था मुझे। अच्छा, आपने नहीं पढ़ा हुआ? इज्जा मलिक, अच्छा मुझे लग रहा है मैंने आपका नाम मैं रिकॉल करी, तो मस्ट बी सम अदर इज्जा, ठीक है। कंपनी लॉ वाज माय, समझे कि लीस्ट फेवरेट, नहीं मैं तो उसको लीस्ट फेवरेट क्या, मैं तो कहती हूँ मेरा फेवरेट था ही नहीं। लीस्ट फेवरेट तो वो होता है ना कि चलो थोड़ा बहुत फिर भी चलो बंदा उसको बर्दाश्त कर लेता है। कंपनी लॉ इज वन सब्जेक्ट जो कि मैं
मतलब मैं कहती हूँ कि मुझे कोई जितने भी पैसे ऑफर करते हैं पैक वाले, मैं शायद पढ़ाऊं भी ना। ओके ओके ओके, अच्छा 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 अच्छा। आपने बुक से रिलेटेड से मुझे कांटेक्ट, हाँ शायद इसीलिए मेरे दिमाग में आपका नाम रह गया है। तो कंपनी लॉ वाज माय, जो अच्छा नहीं लगता था, मुश्किल तो है नहीं था, पास तो खैर हो गया, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और शायद अच्छा ना लगे कोई सब्जेक्ट तो वो आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा मुश्किल भी लगने लगता है, क्योंकि वो उसमें रटा बहुत ज्यादा था। और थोड़ा उसमें मैं अनफॉर्चुनेट भी रही हूँ कि थोड़ा ए फर्स्ट टाइम में वो क्लियर नहीं हुआ मेरा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए थे, सिवाय कंपनी लॉ के। कंपनी लॉ में अटेम्प्ट लगी थी क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गए थे। एक और सब्जेक्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद ऑडिट था फाइनल लेवल पे, वो शायद मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में निकला। बट कंपनी लॉ मेरा, बिलीव इट और नॉट, फिफ्थ अटेम्प्ट में निकला। सारे वही हैरान होते थे ना, मैं खुद भी, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा उससे चिढ़ होने लगी थी कि सब कुछ सब सब सही जा रहा है, सारे सब्जेक्ट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते जा रहे हैं और एक सिर्फ यही मेरा अटका हुआ था। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो यही है कि सब्जेक्ट को ना, मतलब मैंने, जब मैं आपको सही बात बताऊं, जब मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर मैंने कंपनी लॉ पढ़ा ना, कि बस अब क्या करना है, एक ही सब्जेक्ट रह गया है, हो जाए क्लियर, हो जाएगा क्लियर ये भी, तो फिर मेरा, अच्छा बेटे पहली बात तो ये कि मेरा, मैंने कैफ स्कीम से नहीं किया हुआ, ठीक है ना, मैंने मॉड्यूलर स्कीम से किया हुआ है। इससे भी पहले मॉड्यूल्स होते थे। तो अभी जो आपके है ना कैफ 1 2 3 4 5, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइडेड थे। तो आप ये समझ लें कि मैंने पूरा सीए जो है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम एएफसी, आप लोगों का जो है, अभी शायद उसका नाम चेंज हो गया न्यू स्कीम के अंदर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम एएफसी टिल योर फाइनल पेपर्स, वो मेरे 5.5 साल में मुकम्मल हो गए थे। तो देखें अब टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, अगेन मेहनत सबसे बड़ी बात, और मेहनत सिर्फ आखिरी के 2 महीनों में या आखिरी के महीने में या आखिरी के एक हफ्ते में नहीं, सही है, मेहनत जो है वो आपकी डे वन से चाहिए होगी, सही है। और आज तो डेफिनेटली नहीं, क्योंकि आज हमने ऐसे कुछ पढ़ा तो नहीं है। डे वन से मुराद ये है कि जब मैं आप लोगों को होम असाइनमेंट्स दूं, आपको होम असाइनमेंट्स टाइमली बेसिस पे करें। देखें अब आपने जितने सब्जेक्ट्स उठाए हुए हैं, आपने 2 सब्जेक्ट्स उठाए हुए हैं, 3 उठाए हुए हैं, इतनी बात तो आपने दिमाग में रखनी है ना कि ये नहीं हो सकता कि आपको कोई टीचर होम असाइनमेंट्स ना दे, ये नहीं हो सकता कि टेस्ट ना हो, सही है ना। तो आपने खुद मैनेज करना है। अगर आपको आज के दिन 3 होम असाइनमेंट्स मिले हुए, तो यू हैव टू डू देम, ठीक है ना। अभी आप लोग फुल टाइम स्टूडेंट्स हो, दो ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, अदर देन सम अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स लाइक योर पेरेंट्स, योर ओन हेल्थ एक्सेट्रा, उनके अलावा द ओनली थिंग दैट यू शुड बी फोकसिंग अपॉन इज स्टडीज। हमें जब होम असाइनमेंट्स मिलते थे, तो हम ये नहीं कहते थे कि अच्छा जी एक काम ये करते हैं, 3 होम असाइनमेंट्स है और उसमें से 2 कर लेते हैं, एक रहने देते हैं, और टीचर को ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा होम असाइनमेंट्स थे हमारे पास, टाइम नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो मेहनत से मतलब यही कि डे वन से मेहनत जो है वो, इसका मतलब ये है कि आपने फिर करनी है, लाइक अपनी जान मार देनी है उसके अंदर, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता दूं, इस बारे में अनफॉर्चुनेटली अभी हम डिस्कस नहीं कर सके, ये बात मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पहली बात तो ये है कि जैसे अगर मैंने आज के दिन आपको कोई असाइनमेंट दिया है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं कल, आप जैसा मेरा ये तरीका होता था जो फिजिकल रेगुलर क्लासेस के अंदर, कि मैं फिर जाके हर बच्चे की सीट पे जाके चेक करती थी, हाँ जी रजिस्टर खोल के मुझे दिखाएं कहाँ किया आपने वो होम असाइनमेंट, राइट। तो एक बेइज्जती वाला एक एलिमेंट आ जाता था, एम्बैरेसमेंट वाला एलिमेंट आ जाता था कि अगर मैंने नहीं किया तो पूरी क्लास में मिस बोलेंगे क्यों नहीं किया, सही ना, वजह बताओ। फिर एक वही दिमागी तौर पे बंदा जो बोलने नहीं करने वाला, उसके पास हजार बहाने होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता है कि क्लास में एक रेपुटेशन खराब हो जाती है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मजाक,
फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे होते हैं, दूसरे लोग भी जो है वो आपको थोड़ी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं कि ये तो बंदा पढ़ता ही नहीं है, बंदी पढ़ती नहीं है। सही है ना? तो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, मैं इधर भी डेफिनेटली नाम लेके जो है वो पूछती हूँ। और यहाँ पे मैं एक और तरीका रखती हूँ होम असाइनमेंट्स के लिए, वो मैं आप लोग से इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगी। टेस्ट नहीं देंगे आपका अपना नुकसान है, होम असाइनमेंट्स नहीं करेंगे आपका अपना नुकसान है। मुझे जितने पैसे मिलते हैं वो मुझे मिल जाएंगे, मैंने जितनी मेहनत करानी है वो मैं कराऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों को। आगे से अगर आप लोग नहीं रिस्पॉन्स देंगे तो फिर खुदा ना खास्ता अगर पेपर किसी का रुकता है तो एटलीस्ट वो ये बात फिर ना करे ना कि हमें पढ़ाया नहीं गया। सही सही है ना? आप पढ़ाया आप लोगों को बिल्कुल सही किया है। अच्छा, आप लोग अगर ये भी कहते हैं कि जी हमने तो बड़ी मेहनत की थी, और वो पता ये चलता है कि मेहनत ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 मंथ्स तो कोई की नहीं है। जब क्लासेस खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि जी क्लासेस खत्म होगी तो फिर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो क्लासेस खत्म होने के बाद ये जो 1.5 महीना बचता है इसके अंदर आपने 2 सब्जेक्ट करने हैं, 3 करने हैं, और वो फिर बिल्कुल आप सिरे से अगर सोच रहे हैं कि जी मैं कर लूंगा, उसको रिवाइज भी कर लूंगा, तो 4 महीने पहले पढ़ी हुई चीज फिर दोबारा रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सही है ना? तो थोड़ा मेहनत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको डे 1 से ही स्टार्ट करनी है, तो आगे जाके आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा। और उसमें जाहिर सी बात है होम असाइनमेंट्स हैं, टेस्ट हैं, यही आपकी मेहनत का एक वो है ना। जब मैं टेस्ट रखती हूँ, टेस्ट रखूंगी, तो टेस्ट रखने का मतलब ये कि आपने उस टॉपिक को अब रिवाइज करना है, जो हमने पिछले हफ्ते या हफ्ते 10 दिन में जो टॉपिक कवर किया है। सही है ना? तो वो रिविजन करना बेसिकली उसी टाइम पे, ठीक है ना, दैट वुड हेल्प यू। उसमें जो आपको क्वेरीज आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, अच्छा ये उस टाइम तो हमें बात समझ में आ गई थी, अब समझ नहीं आ रही, 10 दिन के बाद अगर उसी क्वेरी को अगर आप रिजॉल्व कर लेंगे तो इट इज बेटर, ये रादर देन कि 4 महीने बाद आपको ख्याल आ रहा है कि वो ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आई। और उस टाइम पे जाहिर सी बात है अगर आप मुझे ये कहते हैं या किसी और स्टूडेंट को ये कहते हैं कि जरा ये टॉपिक दोबारा पढ़ा दो, तो उस टाइम पे आपको आई एम सॉरी यू वोंट बी गेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ठीक है? और ये बात बिलीव इट और नॉट मुझे काफी स्टूडेंट्स ने की भी है। एग्जाम से 1-2 दिन पहले मिस ये टॉपिक पढ़ा दें, मतलब हाउ कैन यू से दैट? ये टॉपिक मैं पढ़ा दूं या मैं ये टॉपिक आपको रिवाइज करा दूं या मैं इसके आपको क्या मतलब मैं रिवीजन नोट्स बनाऊं? रिवीजन नोट्स बनाना तो आपका काम है, ठीक है ना? अच्छा, मॉड्यूलर स्कीम में बेटे सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने का तरीका वारदात पे डिफरेंट होता था। एक मॉड्यूल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते थे, तो हर मॉड्यूल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते थे, किसी में 3 होते थे, किसी में 4 होते थे, यहाँ से मैक्सिमम 4 ही होते थे। फिर अगर पिछला कोई सब्जेक्ट रह गया आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते थे। सीमैक इजी सब्जेक्ट है? नहीं, इतना आसान नहीं है, लेकिन अगेन अगर आप सीए में ये सोच के एंटर हुए हैं कि इसमें आपको आसान सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाएंगे, आगे आसानी ही आसानी है, तो आई एम सॉरी यूर इन द रॉन्ग कोर्स। ठीक है, ऑडिट शुरू हो गई। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप लोग की ऑडिट की क्लास होती है 11 बजे। चलें जी, ठीक है जनाब। तो सिलेबस इंशाल्लाह फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, सीमैक के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने का तरीका बताऊंगी। फिर इंशाल्लाह 5-10 मिनट का वो सेशन होगा, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना ऑफिशियली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। कोई और सवाल तो जल्दी से पूछ लें, नहीं तो फिर इजाजत है। अच्छा, अटेंडेंस का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है, अटेंडेंस शुड बी रेगुलर। एक भी क्लास आप लोगों की मिस हो गई ये सोचते हुए कि जी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ले लेंगे, सुबह आंख नहीं खुली 10 बजे तो जी कोई बात नहीं, सो जाते हैं, रिकॉर्डिंग ले लेंगे। बस मेरी बात याद रखें, एक दफा आप लोग रिकॉर्डिंग पर आ गए विदाउट एनी वैलिड रीजन, आप लोग का बस एक विशेष साइकिल स्टार्ट हो जाना है, फिर मिस हो जाने की चीजें सारी। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट अटेंडेंस। इसके बारे में भी मैं कल थोड़ा सा आप लोग को वॉर्न कर दूंगी, ठीक है? नहीं नहीं, जनवरी एंड पे इंशाल्लाह एंड होगा सिलेबस, ठीक है? जनवरी एंड पे इंशाल्लाह। ऑफिशियल डेट ऑफ जो सिलेबस कंप्लीशन है वो जनवरी 31 बताते हैं, लेकिन नॉर्मली 3-4 दिन उससे ऊपर लग ही जाते हैं। किस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, देन विल बी रिवाइजिंग नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम FR1 इंशाल्लाह। ठीक है जी, चले इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।